तो इस तरीके से डिफाइन होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, विच इज बेसिकली tells that whether we are going to get break even point or not. So that will be total sales minus total variable cost. That is also known as therefore marginal profit, because it is not involving fixed cost. It is a profit with respect to the variable cost, total variable cost. Okay, so now this contribution margin per unit volume of production is what is called contribution. That is it. So contribution will be equal to sales cost per unit minus variable cost per unit. So that will be contribution, because contribution क्या होगा, that will be per unit. Okay, per unit volume of production. So ये हमें सिर्फ इतना बताते कि हम जो है ब्रेक इवन अचीव कर भी पाएंगे कि नहीं, so that we are going to be achieving safe condition in quicker time or not. Okay, so therefore ये हमें थोड़ी हेल्प करता है इस चीज में, isn't it? So now contribution margin देखिए, अब contribution margin होता है S minus V. Now you know very well that जो है टोटल कॉस्ट जो होती है फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट, प्लस इसी में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो यह बन जाता है क्या, सेल्स, इजंट इट? टोटल कॉस्ट ये है प्लस प्रॉफिट, अगर मैं टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा सेल, टोटल सेलिंग कॉस्ट, राइट? सो नाउ ये Vx ही तो क्या है, कैपिटल V, इजंट इट? सो नाउ S माइनस विल बी व्हाट, F प्लस P. So total sales minus total variable will be equal to F plus P. So ये लिखा हुआ है contribution margin equals to F plus P equals to S minus V times X, isn't it? So now how you will achieve more contribution margin? By increasing the sales, definitely. So by increasing X you will get more contribution margin, and of course as long as you will increase more X, so more sales price per unit, that will be अगेन विल लीड टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन. बट अगेन मैंने वही बताया कि ये मार्केट ड्रिवन होता है, थोड़ा सा इसकी एक लिमिट होती है. सो बेटर है हमें इस वेरिएबल कॉस्ट को कम रखना है, इजंट इट? सो देयरफॉर अब चूंकि मैं इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को F प्लस P लिख सकता हूं, सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस F माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. सो देयरफॉर इट इज प्रॉफिट. ओके, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हुए, दैट वाज मार्जिनल प्रॉफिट. सो मार्जिनल प्रॉफिट में अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा फाइनल प्रॉफिट, दैट इज द टोटल प्रॉफिट. सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इजंट इट? एंड व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? दैट इज द मार्जिनल प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन. ओके, सो दिस इज द थिंग. नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हमने टोटल कॉस्ट का कर्व देखा. ओके, दैट वाज लीनियर. टोटल कॉस्ट का अपन ने कर्व देखा था, दैट वाज लीनियर लाइक दिस. ओके, एंड टोटल सेल्स का हमने देख लिया. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टोटल कॉस्ट ऑन कीपिंग ऑन द y एक्सिस, आई एम बेसिकली नाउ प्लॉटिंग प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू x. आई एम रिपीट, I am, instead of keeping total cost on y-axis, in this time I am keeping what, profit on x-axis. Okay, क्योंकि ultimately क्या है, पहले टोटल कॉस्ट निकालो फिर सेल्स कॉस्ट निकालो, देन सेल्स माइनस कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आएगा. सो व्हाई नॉट टू डायरेक्टली प्लॉट प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू x, इजंट इट? तो अब माय डियर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही देखिए, यहीं से समझेंगे हम प्रॉफिट का कर्व कैसे आएगा. ये कॉस्ट कर्व है, राइट? ये कॉस्ट कर्व है. On y-axis we have cost, and on the x-axis we have what, production, amount of units produced. What this curve is, this is the sales, right? Sales, and this is what, cost, total cost. So now starting from zero, जब हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, so now what is this cost, fixed cost. So now until and unless you reach this point, that is the break even point, are you in loss or not? ठीक है, जब आप यहां से शुरू हुए, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग, टिल द टाइम यू रीच एटलीस्ट द ब्रेक इवन पॉइंट एट विच यू आर प्रोड्यूसिंग नो प्रॉफिट, नो लॉस. ओके, टिल दैट टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, आर यू इनकरिंग प्रॉफिट और लॉस? लॉस. हमने देखा था ना, ये शेडेड रीजन क्या था, लॉस. बट देखिए जब आप यहां से ब्रेक इवन पॉइंट तक जाते हैं, द अमाउंट ऑफ लॉस इज डिक्रीजिंग. अमाउंट ऑफ लॉस इज डिक्रीजिंग, इजंट इट? Okay, now after this break even point, the amount of profit is increasing.
सो देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ मेरा हो रहा है लॉस और यहाँ से यहाँ हो रहा है प्रॉफिट, एंड दिस अमाउंट ऑफ लॉस इज इंक्रीजिंग एंड देन दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। अब देखिए, लेकिन मुझे प्रॉफिट का कर्व बनाना है। द थिंग इज आई हैव टू कर्व द प्रॉफिट कर्व, आई हैव टू प्लॉट द प्रॉफिट कर्व। यहां पर मुझे प्रॉफिट रखना है y एक्सिस पे और यहां मुझे रखना है x। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि माइनस टाइम्स लॉस इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, माइनस ऑफ द लॉस इज व्हाट इज प्रॉफिट। ओके, नाउ सिंस हियर till the time you achieve break even, okay, till the time from 0 to till you achieve the break even, you are incurring what, loss, but this amount of loss is decreasing. Okay, so now but मुझे कर प्लॉट करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को मैं यहां से शुरू करूंगा क्योंकि यहाँ ये जो नेगेटिव प्रॉफिट है, नेगेटिव प्रॉफिट डिनोट कर रहा है लॉस। ओके, सो बेसिकली positive y-axis denotes profit and negative y denotes loss. Now, what do you think, this loss is increasing or decreasing? This loss is decreasing. So now curve should be this one or this one. इस तरीके से होना चाहिए क्योंकि हमारा क्या है, जो लॉस हो रहा है, जो नेगेटिव में वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। सो देयरफॉर द कर्व विल बी लाइक दिस। और ये जो कर्व पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस x विल बी व्हाट, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, सो दिस विल बी व्हाट, ब्रेक इवन। और यहां से आपका पॉजिटिव प्रॉफिट चालू होना है। द पॉइंट फ्रॉम दिस हियर, सॉरी फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट ऑनवर्ड्स यू आर गेटिंग व्हाट, नेट पॉजिटिव प्रॉफिट। इससे पहले क्या हो रहा था, नेगेटिव प्रॉफिट। ही नेगेटिव प्रॉफिट को हम बोलते थे लॉस, but this loss is decreasing. So therefore, as you go first, this loss is decreasing and the profit is increasing, isn't it? So this is the curve for the profit with respect to the amount produced. अब ये देखिए, अब ये समझ आया कि नहीं, देखो तो इस तरीके से ये है प्रॉफिट, ये लॉस, the loss is decreasing as you are producing more and more units. So and this is the point of no profit no loss, so therefore break even, and further you will increase your production, so therefore your net profit will also increase. Okay, and this time this is not theta my dear, ये याद रखिएगा, ये इस बार थीटा नहीं है, ये कुछ अल्फा विच इज द स्लोप ऑफ द प्रॉफिट वर्सेस एक्स लाइन। ये प्रॉफिट वर्सेस एक्स लाइन का स्लोप है दिस टाइम। ओके, और प्रॉफिट क्या था, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स क्या था, एस एक्स माइनस दिस विल बी एफ प्लस Vx, isn't it? ये देखो। ओके, सो नाउ प्रॉफिट को मैं क्या लिख सकता हूं, S माइनस V टाइम्स X माइनस F, isn't it? Now, is it the equation y is equal to mx plus c? Y equals to mx plus c, जहां पर कि c क्या हुआ है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और y इंटरसेप्ट पे इंटरसेप्ट y एक्सिस इंटरसेप्ट इस बार पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, माइनस एफ इक्वल्स टू सी, सो यहां पर इंटरसेप्ट विल बी माइनस एफ, इजंट इट? सो इट इज दैट इंटरसेप्ट एट विच यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग। तो ये देखिए माइनस एफ है, इजंट इट? और m क्या है, s माइनस वी। नाउ s माइनस वी, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? It is positive because selling price per unit will be definitely greater than the variable price per unit. So S minus V क्या है, positive. So therefore this slope is positive. Hence this curve is looking like this. अब समझ आया? Okay? And that is what has been done here. यही मैंने आपको भी समझाया है। So यहाँ से भी at break even point, X break even point equals to when profit is 0. Isn't it? और प्रॉफिट क्या होगा, माइनस एफ के बराबर। सो इन दिस इक्वेशन इफ यू पुट एफ इक्वल्स टू माइनस पी, सो देयरफॉर एक्स ब्रेक इवन विल बी एफ अपॉन एस माइनस वी, सेम चीज है, उसको थोड़ा सा घुमा के कह दिया। अच्छा, ये मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा, ये मुझे इसलिए नहीं पढ़ाना पड़ा बिकॉज एक बार IAS में ऑब्जेक्टिव में इस पे से क्वेश्चन आया था, इसीलिए मुझे ये चीज एक्स्ट्रा बतानी पड़ी। तो अब आपको एक चीज समझ आई, हमें क्वेश्चन भी देख लेंगे इससे रिलेटेड, देन यू विल बी कम टू नो क्वेश्चन।
किस तरह से पूछा गया था इन सिविल सर्विसेज IAS 2004। यस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। नाउ एक टर्म आती है विच इज पीवी रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। देखिए क्या होता है, कोई कंपनी जैसे सिंगल प्रोडक्ट से डील करती है या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट से डील करती है, तो ये जो पीवी रेशियो है ना, खास करके वहां काम आता है व्हेन वी आर डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, ऑन वन हैंड वी आर प्रोड्यूसिंग सपोज रूह अफ़ज़ा, and on the other hand we are producing again fruity, so two different kinds of product we are dealing with. So therefore in those cases we are considering this concept called as profit volume ratio. Profit volume ratio को मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या फिर आप इसको बोलिए मार्जिनल प्रॉफिट। सो मार्जिनल प्रॉफिट पर यूनिट सेलिंग प्राइस, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन या फिर मार्जिनल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, दैट इज द मार्जिनल प्रॉफिट पर यूनिट सेलिंग प्राइस। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पीवी रेशियो। और ये पीवी रेशियो बहुत सिंपल है, कैसे आया, मुझे निकालना ना प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट क्या होता है, वंस अगेन टोटल सेल माइनस टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट, सो S into X minus F minus VX, isn't it? So what I have to find out, profit volume ratio, profit volume ratio. So अब क्या करेंगे इसमें, देखिए P is equals to S minus V times X minus F, isn't it? ठीक है। नाउ इफ वी डिवाइड दिस प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एस, सो दैट विल बी लाइक दिस, ओके। एंड नाउ अगेन डिवाइडिंग विथ एक्स, तो ऐसे आ जाएगा, एक्स एक्स इधर से कैंसिल हो जाएगा। सो पी अपॉन एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एस माइनस वी अपॉन एस टाइम्स माइनस एफ अपॉन एस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ दिस टर्म S माइनस वी अपॉन एस, दैट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट प्रोडक्शन पर यूनिट सेलिंग प्राइस, दैट इज द नोन एज द पीवी रेशियो। यही होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। सो नाउ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। सो दैट विल बी S माइनस वी अपॉन एस, एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू F प्लस P अपॉन कैपिटल S, दैट इज द फिक्स्ड प्राइस प्लस profit upon total sales, that will be also equal to S minus V upon S. And that is, my dear, the thing is, the significance is, for a particular product this PV ratio remains constant. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये फिक्स पीवी रेशियो जो है फिक्स रहता है, isn't it? तो पीवी रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, पीवी रेशियो का सिग्निफिकेंस ये है कि दैट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमें ये हेल्प करता है कि सपोज अगर हम सेल्स को बढ़ाते हैं तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे पीवी रेशियो फॉर दैट प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट फॉर अस टू इंक्रीज द सेल्स व्हाट वी शुड डू। और अगर एट टाइम्स कभी क्या होता है, मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, तो मतलब मार्केट की कंडीशन ऐसी होती है या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होती है कि जिससे हमारी सेल डिक्रीज हो जाती है। अगर सेल डिक्रीज भी हो गई तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा पीवी रेशियो कांस्टेंट आए। तो डेफिनेट सी बात है माय डियर, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो न्यूमरेटर को भी बढ़ना पड़ेगा। सो अब जो है कि डिनोमिनेटर को बढ़ना है तो अब न्यूमरेटर में देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो इट विल रिमेन फिक्स्ड। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट। सो इफ ऑन इंक्रीजिंग द टोटल सेल्स दैट इज वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट। और अगर एट टाइम्स अगर सेलिंग हमारा कम हो जाता है तो हमारा पी जो प्रॉफिट होता है वो भी कम हो जाता है। So therefore the PV ratio for a particular product remains same. So therefore I can say that F plus P1 upon S1 equal to F plus P2 upon S2 for a particular product. For a particular product. Isn't it? Okay. And in more approximate manner what I can write as PV ratio equals to delta P over delta S. Isn't it? जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल देखिए फिक्स्ड प्राइस तो सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, तो नाउ
if you are planning to increase your profit, so now what will be the PV ratio? That is net increase in the profit upon per unit net increase in the sales. So that is also what is called as PV ratio, but it is an approximate formula. This is the approximate relationship. Okay. Now अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की जब डील करते हैं तो हम पीवी रेशियो में कंसिडर करते हैं. नाउ अब क्या होता है कि इफ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेल, अगर हमें सेल को इंक्रीज करना हो, मतलब हमारा सपोज मार्केट बहुत अच्छे से चल रहा है, सिचुएशन इज गोइंग इन एज पर आवर कंडीशन, सो अगर हमें सपोज सेल को बढ़ाना है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा. सो वी शुड कंसिडर हाईएस्ट पीवी रेशियो. हमें वो प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसका हाई पीवी रेशियो है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पीवी रेशियो हाई है. तो अगर जिस प्रोडक्ट का पीवी रेशियो बहुत हाई है तो हमें उसका सेल बढ़ाना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहिए. बट एट टाइम्स किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है, सो अगर उसकी सेल डिक्रीज हो रही है तो ऐसे केस में हमें उस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देनी जो कि जिसका पीवी रेशियो कम है. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ये इसका सिग्निफिकेंस है कि हमें किस टाइम में किस प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंसी देनी चाहिए. तो अगर हमें अगर हमारी सेल इंक्रीज हो रही है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज करना चाहिए. तो ऐसे मौके पर हमें प्रॉफिट पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो हाई वाला प्रेफर करना चाहिए. और अगर एट टाइम्स हमारा सेल डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, तो उस केस में क्या होगा, हमारा लोअर पीवी रेशियो, हमें क्या करनी है, उस प्रोडक्ट को कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए, तब जाके हमारा पीवी रेशियो सेम रहेगा ना. क्या है कि अगर हमारा सेल डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारे उसको कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, सो दैट हमारा एटलीस्ट वेरिएबल साइड से तो कॉस्ट कम आए. क्योंकि अगर सपोज हमारा फॉर एग्जांपल हमारा सेल कम हो रहा है तो हम करेंगे क्या कि हमें इसको भी कम करना चाहिए, सो दैट हमारा S माइनस वी, देखिए कंसेप्ट ये है S माइनस वी है. ठीक है, तो अगर एट टाइम्स अगर हमारा ये कम हो रहा है कि मार्केट की कंडीशन ऐसी आ गई कि हमारा सेल्स प्राइस पर यूनिट कम हो गया है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें वेरिएबल कॉस्ट को कम करना है, काफ़ी हद तक इसको कम करना है. तो इसका एक और तरीका है कि हम क्वांटिटी ही कम प्रोड्यूस करें, इसको ही थोड़ा हम कम प्रोड्यूस करने लग जाएं. देखिए एस अगर कम है तो दैट मीन्स कि डिमांड डेफिनेटली कम होगी इस कस्टमर की तरफ से डिमांड ही कम है तो हम प्रोड्यूस ही कम करें ना, इजंट इट. सो दैट इज द पॉइंट हियर. तो अगर there is an option of decreasing the sales, so lowest PV ratio should be preferred. Otherwise हर मौके पे हमें हायर पीवी रेशियो पर ही काम करना चाहिए, ऑब्वियस बात है, हायर पीवी रेशियो पर ही हमें काम करना चाहिए. सो वी शुड रिक्वायर हायर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. सो नाउ यू गॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. ओके, नाउ एक टर्म हम लोगों ने देखा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, याद है, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें ये बताता है कि हम कितना सेफ हैं वाइल ऑपरेटिंग एट द पॉइंट अबव ब्रेक इवन. ये देखिए इस ग्राफ के जरिए समझते हैं. ये देखो, ये ब्रेक इवन पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है सेल्स, ये ब्रेक इवन पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ दिस एक्चुअली यू आर प्रोड्यूसिंग दिस मच अमाउंट, सो यू आर मच अबव द ब्रेक इवन. सो दिस इज द amount of safety you are getting in terms of rupees, and this is the amount of safety you are getting in terms of units. So that is the so this is nothing but the difference between this thing. So difference between this 75,000 and 25,000, that is the 50,000. So 50,000 is the margin of safety in amounts, in units, and this 50,000 into 4, that is 50,000 जो कि difference था इन दोनों का, when multiplied with the sales, that is the suppose 4 per unit, that is around coming out to be 2 lakhs. So this 2 lakh is basically what is determining the safety. ठीक है, this is the margin of safety in rupees. So it's the difference between the output at full capacity compared to output at the break even point. So that is what is determined as margin of safety. So a margin of safety ये absolute terms में है. If you want to measure it in relative terms with respect to suppose sales, so क्या होगा, margin of sale हम लोग परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं. ये देखिए, so this is the margin of safety. Now if we want to determine it with respect to the sales, so that will be
total margin of safety in rupees upon total sales value into 100. So that is what is percentage we are safe above break even. So in this way we can compare ki how much safe we are in this way. Okay, so now अब हम लोग एक रिलेशनशिप समझते हैं that what is the relationship between the margin of safety and the PV ratio. Now we know very well that margin of safety क्या होती थी, Sx minus S at break even. So that will be small x Sx minus small s into break even. अब देखिए x ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता है, ध्यान है आपको, चेक कीजिएगा f अपॉन s माइनस v. ओके, सो नाउ टेक स्मॉल s कॉमन, सो क्या आ जाएगा, स्मॉल s इंटू एक्स माइनस f अपॉन s माइनस v. इजंट इट? ठीक है यहां तक? ओके, नाउ यू टेक द एलसीएम, यहाँ एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, s माइनस वी टाइम्स x माइनस f. Isn't it? Now what you do is you take this s at the bottom of this s minus c, क्योंकि देखिए s जब यहाँ जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा ना, इसके डिनोमिनेटर में, so that will be again s minus v times x minus f divided by s minus v upon s. बात ठीक है? Isn't it? Now ये न्यूमरेटर क्या चीज है, समझ आ रहा है आपको? ये न्यूमरेटर क्या है, देखो प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट विल बी फिक्स एंड वेरिएबल. Isn't it? So profit will be s minus v times x minus f. Isn't it? हमने थोड़ी देर पहले देखा था, प्रॉफिट विल बी s minus v times x minus f. So अब न्यूमरेटर देख पा रहे क्या है, प्रॉफिट. यस, और डिनोमिनेटर को भी आप ध्यान से देखो, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डिनोमिनेटर क्या है, पीवी रेशियो. यस एग्जैक्टली, सो इट विल बी पीवी रेशियो. सो देयरफॉर हम लोग रिलेशनशिप लिख सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, मतलब रुपीज में, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू शुड मेमोराइज इट. ये देखिए, क्लियर है यहां तक? नाउ दिस इज व्हाट इट हैज बीन डन ओवर हियर. ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सेल डिफाइन होती है. आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट एंड यू विल गेट दिस फाइनल एक्सप्रेशन. ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ आ गई, परसेंटेज के टर्म्स में समझ आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड यू ऑल्सो नो द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड पीवी रेशियो. ठीक है, नाउ प्लीज माय डियर, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्रॉफिट इधर देखा, इधर पी देखा, कैंसिल कर दिया, प्लीज ऐसे मत करना. इधर भी देखो, वैसे भी प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी अपॉन एस है, ये कैंसिल नहीं हो सकते. ठीक है, तो काइंडली प्लीज डोंट कैंसिल दिस पी टर्म. ओके, हाँ. नाउ वी नो दैट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एफ अपॉन एस माइनस वी. देखिए हमारा जो मकसद होता है इंडस्ट्री सेटअप करने का, प्रॉफिट कमाना, बट शुरू में तो ना प्रॉफिट मिलने लग जाते हैं. देखिए हम एक शुरू में कुछ ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आना चालू होते हैं. तो अब आप क्या चाहते हैं, प्रॉफिट जल्द से जल्द आए, बाद के बाद में आए, जल्द से जल्द प्रॉफिट आए. सो यू वांट दिस ब्रेक इवन पॉइंट टू बी अचीव्ड एज फास्टर एज पॉसिबल इन मिनिमम पॉसिबल टाइम. इजंट इट? सो बेसिकली अब हम लोग ये देखते हैं कि ब्रेक इवन में चेंज कैसे आता है, मतलब किस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज आ सकता है. अब देखिए आप लोग चाहते क्या है, वैसे ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आए कि देर से आए, जल्दी आए. तो ये देखिए मेरे पास दो केस हैं, मैं दो केस लेता हूं. देखिए टोटल कॉस्ट का कर्व मैंने बनाया है, एक मैं केस ये लेता हूं. ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, एक सेल्स कर्व मैंने ये बनाया, इस केस में यहां ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो रहा है, इधर जाके काफी टाइम के बाद अचीव हो रहा है. एक केस में यहां अचीव हो रहा है. तो कौन सा बेटर रहेगा, ये वाला बेटर रहेगा, ये वाला, दिस विल बी बेटर. सो 2 विल बी बेटर देन 1.
बट मैंने किया क्या यहाँ पर मैंने टोटल कॉस्ट को सेम रखा है, मतलब यहाँ पर फिक्स तो वैसे ही सेम रहेगा, फिक्स्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने वेरिएबल कॉस्ट को नहीं छेड़ा, बट मैंने क्या किया, सेल्स कॉस्ट पर यूनिट को वेरी किया। एंड आई एनालाइज दैट कि ऑन इंक्रीजिंग एस वैल्यू, ऑन इंक्रीजिंग सेल्स प्राइस पर यूनिट वैल्यू, द ब्रेक इवन पॉइंट विल बी डिक्रीजिंग, द ब्रेक इवन पॉइंट विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। सो देयरफॉर आई विल बी अचीविंग द ब्रेक इवन फास्टर। सो देयरफॉर ऑन डिक्रीजिंग एस, ओके, ऑन सॉरी इंक्रीजिंग एस वैल्यू, क्योंकि एस क्या है, इसका स्लोप है ना, तो ऑन इंक्रीजिंग एस क्या होगा, एक्स ब्रेक इवन मतलब क्या होगा, कम होगा। और ये हमारे लिए अच्छा है कि खराब है, ये हमारे लिए अच्छा है बहुत। दूसरी तरफ अगर इफ आई कीप दिस सेल्स पर यूनिट वैल्यू एज सेम, अब आप ध्यान से देखिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट को भी मैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो खैर वैसे ही सेम रहेगा, ये मैंने दो कर्व बनाए टोटल कॉस्ट के, दोनों के स्लोप में फर्क है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट में फर्क है। सो दिस इज V1, दिस इज V2। इस केस में ये ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, इस केस में ये ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ओके, सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या फर्क पड़ा, वो भी बढ़ गया ना। सो देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, जब आप V1 से V2 गए, चलिए आप ऐसे मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट कम किया, V1 से V2 गए तो वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ, तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट भी कम होगा। उल्टा बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा, इजंट इट। सो व्हाट यू वांट, कम से कम वेरिएबल कॉस्ट हो, इजंट इट। सो देयरफॉर फॉर टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट इन लेसर टाइम यू शुड हैव लेस वेरिएबल कॉस्ट एंड मोर सेल्स कॉस्ट। बट अगेन सेल्स कॉस्ट जो होती है वो मार्केट ड्रिवन होती है, सो ये आप एक हद तक बढ़ा सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लिमिट योर वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स इट। ओके, और एंड इट्स ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम दिस फॉर्मूला एज वेल। देखिए एक्स आपको बढ़ाना है, सॉरी आपको ये कम करना है, आपका मकसद क्या है, इसको कम करना। तो इसको आप कम कैसे करेंगे, या तो आप न्यूमरेटर को कम कर दीजिए, विच इज नॉट पॉसिबल, ये फिक्स रहेगा। तो डिनोमिनेटर आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डिनोमिनेटर को कैसे बढ़ाएंगे, या तो आप एस बढ़ाइए या स्मॉल v को कम कर दीजिए। सो हमने वही कहा अभी, इजंट इट। सो इट वाज ऑल अबाउट चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर हुआ आपको ये कंसेप्ट, इज इट क्लियर और नॉट। अच्छा, अब एक चीज और बताइए मुझे, ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस का एक तो ये सिग्निफिकेंस है कि हमें पता चल जाता है कि हमें मिनिमम कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए। लेकिन माय डियर, सपोज ब्रेक इवन पॉइंट से हमारा एक और सिग्निफिकेंस निकल के आता है, वो ध्यान से समझेंगे। सपोज वी आर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री एंड वी आर प्लानिंग टू डू विथ 2 प्रोसेसेस। हमारे दिमाग में 2 प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। एक प्रोडक्ट है लेकिन उसको बनाने के 2 तरीके, 2 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। नाउ लुक एट इट हियर वेरी केयरफुली। वन इज दिस वन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज दिस मच। प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में देखो फिक्स्ड कॉस्ट का भी डिफरेंस है और वेरिएबल कॉस्ट का भी डिफरेंस है। If I talk about process 1, it is the fixed cost incurred when you employ process 1. When you employ process 2, this much, this one. So in this case, this much amount of fixed cost you will be employing, isn't it? This much amount of fixed cost you will be employing. देखिए फिक्स्ड कॉस्ट मशीन पे भी तो डिपेंड करना है, आप किस टाइप की मशीन ले रहे हैं, ठीक है ना। सपोज अगर आपने दूसरा प्रोसेस लिया ये वाला जिसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा लग रही है, मतलब आपने मच एक्यूरेट मशीन ली होगी, इस केस में आपने लेसर एक्यूरेट मशीन ली होगी, इजंट इट। बट what is happening is that in the case of process 2 the variable cost is increasing. Okay, the variable cost per unit in case of second process is greater than the first process. So what will happen is that after this point this value will surpass the process 1. तो इस केस में प्रोसेस 2 जो है इस पॉइंट के बाद इसकी टोटल कॉस्ट 1 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट से पहले
क्या है, किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, इसकी कि इसकी, इस वाले की, और ये कौन सा प्रोसेस है, 1, ये 1 है ये 2 है। तो आप ये बोल सकते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज x नॉट, as long as you are producing lesser number of units than x naught, then what will be the suitable process, process 2. As long as you want to produce more number of units than x naught, then what will be the correct process, is it the process 2 or process 1? Now process 1 will be more profitable, more, yes, it will incurring lesser cost. तो ये भी एक सिग्निफिकेंस होता है ब्रेक इवन का। देखिए ब्रेक इवन जो होता है जहां पर कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो होता है ब्रेक इवन। सो हियर एट दिस पॉइंट you will be able to identify which process is better. If you are producing lesser than x naught, then process 2 is better. If you are producing more than x naught, then process 1 is better. So that is also the significance of this break even analysis what we are doing. This is the second significance. Now my dear, that's up to here. Now from the next video we will be doing some questions. Okay, we'll be doing some questions based on this break even analysis, and after that, once completing break even, we'll be coming to our second chapter, that is the inventory, isn't it? So thank you so much. Thank you.